लाल शर्मा जी, फतेह बहादुर, जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ। आप सबको तो याद ही है नूर मोहम्मद जी ने आपके लिए कितना काम किया। मैं फतेह के बारे में 2-3 चीजें कह सकती हूँ। सबसे पहले तो शरीफ है, आजकल शरीफ नेता मिलते नहीं है। दूसरा, निष्ठावान है, क्योंकि ये जब से पिताजी की मृत्यु हुई तब से ये टिकट जा रहे थे, लेकिन आज जाकर सालों बाद हुआ है और कभी छोड़ के नहीं गए। कभी उन्होंने बगावत नहीं की, विश्वासघात नहीं किया। और तीसरा, थोड़े से जिद्दी हैं, लेकिन जिद भी अच्छा होता है नेता में, क्योंकि जब जनता की समस्याओं को लेकर अड़ जाता है, जब थोड़ा सा जिद करता है, तभी वो समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो इसलिए इनको इस बार टिकट दिया है, ताकि आपके लिए पूरी तरह से, जिस तरह से इनके पिताजी ने काम किया, उस तरह से काम कर पाए। अब देखिए समस्याएं क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके भी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है। जो किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, छुट्टा जानवर खेत चल रहा है, चौकीदारी करनी पड़ती है, जितनी भी मेहनत करो फिर भी कमाई नहीं होती। महिलाओं की जो समस्याएं हैं, इतनी महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। गैस सिलेंडर भरना छोड़िए, अगर खरीदने जाए तो 1000 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। मिट्टी का तेल नहीं मिलता, 200 रुपए की एक बोतल मिट्टी की तेल मिल रही है, जबकि एक दिहाड़ी 200 रुपए। इसके साथ साथ यहाँ तमाम छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इस सरकार की नीतियों ने इनके सारे तमाम कारोबार खराब कर दिए हैं। पहले तो नोटबंदी आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खूब काला धन आएगा वापस, सब फूलेंगे फलेंगे, काला धन गरीबों को बटेगा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि जो छोटे छोटे कारोबार चलाते थे, छोटे छोटी दुकानें चलाते थे, उनको बहुत मुसीबत हुई। उसके बाद जीएसटी थोपा गया आप पे, जीएसटी के बाद लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो बहुत नुकसान हुआ। जिसका भी छोटा छोटा बिजनेस था, कमाई करना मुश्किल हो गया। लेकिन बिजली की बिल बड़ी बड़ी आती रही, बिजली की बिल भरते रहे आप, और आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना था, लेकिन कमाई नहीं हो रही। तो इस तरह की तमाम समस्याएं पिछले 5 सालों में आपने देखी है, और आप जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आज गरीब से गरीब घर में जाओ तो वहाँ लोग ये जरूर कहेंगे कि हमने मेहनत बहुत की है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इस सरकार ने आपको कहा था कि 70 लाख रोजगार बना के देगी, 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं। खुद आज इनके नेता कहते हैं कि 4 लाख तक नौकरियां नहीं दी इन्होंने, तो 12 लाख सरकारी पद खाली रखे, 70 लाख की घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार बनाए नहीं। जो छोटे दुकानदार, छोटे यूनिट, छोटे बिजनेस जो रोजगार बनाने का काम करते हैं, उनको बंद होने के कगार पर ले आए। उसके साथ साथ जितनी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ BHEL लगवाई थी इंदिरा जी ने, NTPC लगवाया था, पिताजी ने HAL लगवाए थे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पूरे क्षेत्र में लगवाई थी। आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवेज तक को बेचने की योजना हो रही है। अब यही वो संस्थाएं थी जिनमें से रोजगार बनते थे, यही संस्थाएं थी जिनमें रोजगार आरक्षित होते थे कुछ वर्गों के लिए। जैसे ही ये प्राइवेट में चले जाएंगे तो रोजगार घटेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो अगर इस सरकार की नीतियां आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है।
ये नीतियां आपकी भलाई के लिए नहीं बनाई जा रही है। देखिए, देश की पूरी जितनी सारी की सारी संपत्ति है वो तो बेच रहे हैं ये लोग। जहां से रोजगार पैदा होता है उसको बेच रहे हैं अपने दो बड़े उद्योगपति मित्रों को। ये नहीं है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इनके दो बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनको ये सारी की सारी संपत्ति देश की बेच रहे हैं। जितनी नीतियां बनती हैं, चाहे किसान के और काले कानून थे, जितनी नीतियां बनती हैं सब इन्हीं की भलाई के लिए। वो कानून क्या थे आखिर? उन कानून से किसान मेहनत करता, खून पसीना किसान बहाता, कमाई करते बड़े बड़े उद्योगपति, इसीलिए तो उनका इतना विरोध हुआ। तो अब ये सारी नीतियां अमीरों के लिए बन रही हैं, गरीबों के लिए कोई नीति नहीं बन रही है। अभी अभी हाल में बजट निकाली, बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। और अगर आप देखें कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, यहाँ की सांसद आती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो आपको कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, कि आपके खाते खुलवाए और आपके खातों में हमने पैसा डलवाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो राशन दिलवा रहे हैं, ये जो खातों में पैसा डलवा रहे हैं, सबसे पहले तो ये इन्होंने तेजी से करना शुरू तभी किया जब चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात, क्या इस राशन के बोरे से आपका भविष्य बन पाएगा? आप नौजवान हैं, मेरे सामने खड़े हैं, आपको हर महीने चलो राशन भेज दिया एक बोरा, क्या आप भविष्य बना पाएंगे, कमा पाएंगे? आपको अपने बड़े होकर अपना परिवार बनाना है, बीवी बच्चों की देखभाल करनी है, आपकी बीवियों के लिए भी रोजगार चाहिए, आपके लिए भी रोजगार चाहिए, वरना कमाओगे कैसे? एक बोरे राशन से तो कमाई नहीं होगी, थोड़ा सा पेट भर जाएगा बस। लेकिन तो ये सरकार सोच क्या रही है, इसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है? अब चुनाव के समय आते हैं तो दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये राशन और खाते में पैसे डालने की बात करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि आपके वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं धर्म की, जाति की, जो आपके जज्बातों को उभारने वाली बात होती है। आपको कहते हैं कि एक धर्म से आपको चिंतित होना चाहिए, या दूसरे धर्म को असुरक्षित महसूस करवाते हैं, या अपनी जाति की बातें करते हैं। इससे क्या होता है, किसकी भलाई होती है? पेट भरता है, रोजी रोटी कमाई जाती है, किसकी भलाई हो रही है इन बातों से? सिर्फ राजनीतिक दलों की और उन नेताओं की जो उस राजनीतिक दल के हैं, सिर्फ वो आगे बढ़ेंगे इन बातों से। आपका विकास नहीं होगा। आपका विकास तब होगा जब आपके बच्चे, जिनके लिए आपने मेहनत की है, जिनको आपने शिक्षा दिलवाई है, वो बड़े होकर रोजगार मिले उनको, वो कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। आपका विकास तब होगा जब छोटे दुकानदारों, मध्यम वाले बिजनेस वालों की बिजनेसों को सुधारने की नीतियां आए। आपका विकास तब होगा जब किसान कमा पाएगा, जब इतनी मेहनत करता है, धूप में रात को चौकीदारी करता है, उसको जो छुट्टे जानवर की समस्या है उसको सुलझाने की कोई स्कीम आए। आपका विकास तब होगा जब महिला सुरक्षित हो, जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को रोजगार मिले, महिला खुद कमा पाए, तब आपका विकास होगा। तो आपको कैसी राजनीति चाहिए अपने प्रदेश में, अपनी विधानसभा में? आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि जो राजनीति आज, चाहे समाजवादी दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ये आपसे फायदा उठाने वाली राजनीति है, आपका फायदा करने वाली राजनीति नहीं है। अगर आपके फायदे की राजनीति होती तो जब मंच पे आपके सामने खड़े होते, चुनाव के समय आते, तो आपको ये बताते कि हमने आपके लिए किया क्या, हम करना क्या चाहते हैं, हम आपके जीवन को किस तरह सुधारेंगे। आज अगर मैं आप सबसे पूछूंगी कि क्या 5 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई, क्या जवाब देंगे? बताइए, आई तरक्की? नहीं आई ना। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं जो ये हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्चते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म को सुरक्षित रखेंगे, आपकी जाति की बात करते हैं, इससे क्या आपके जीवन में तरक्की आई? नहीं आई। इनकी तो योजना है, इनकी योजना है
कि आपको गरीब रखें, आपको उस बोरे राशन पर निर्भर बना दें, आपको 1-2 हजार रुपयों पर निर्भर बना दें, आपके नौजवान बच्चों को बेरोजगार रखें, ताकि इनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़े। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हो, जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होते हैं, गुस्सा चढ़ता है अंदर से, जो उनको अपने आप पर गर्व नहीं होता। उनको ये लगता है कि मैं शिक्षित भी हो गया, कमा नहीं पा रहा हूँ, माँ बाप को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो अंदर से गुस्सा चढ़ता है। वो जो गुस्सा होता है, वो नाराजगी होती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। अगर नौजवान शिक्षित है, रोजगार है उसके पास, कमा रहा है, खुश है, तो वो इन बातों में पड़ेगा ही नहीं। ये जो इधर उधर की बातें हैं, भटकाने वाली बातें हैं, वो तो पूछेगा कि भाई रोजगार दे दिया, चलो मेरी सड़क बनाओ, मेरा नल लगवा, मेरे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है? तुम तो कह रहे थे कि मेरा रोजगार, मुझे रोजगार के मौके दे रहे हो, उद्योग क्यों नहीं बनाए मेरी विधानसभा में? तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसे सवाल करें। ये चाहते हैं आप गरीब रहें, आप निर्भर रहें, आप सशक्त कभी न हो। क्योंकि आपको गरीब रखने से, आपको निर्भर रखने से इनकी राजनीति आगे बढ़ रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं आप सबसे, हम चाहते हैं एक नई तरह की राजनीति उभरे, एक ऐसी राजनीति जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो समझे कि आप बहुत परेशानियों को झेल रहे हैं। आज आपकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई। ये छुट्टे जानवर की जो परेशानी है, ये ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, समाधान हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही समस्या थी। क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जो छुट्टे जानवर को घर में रखकर उसका देखभाल करेगा, उससे सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। तो लोगों ने घर पे रखना शुरू किया। सरकार ने गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह को दिलवाई, उसमें से गोबर गैस बनवाया, उसमें से अच्छी खाद बनवा दी। गोबर काम आ गई जनता की, जानवरों का देखभाल हो गया, उससे कमाई भी हो गई और ये समस्या हल भी हो गई। अब 5 सालों से भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान की बातें, बुलडोजरों की बातें, आतंक की बातें, लेकिन ये एक समस्या नहीं सुलझा पाए। क्यों? क्योंकि दिल ही नहीं है ना। आपके हित में काम करने का दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है। वो तो इन बड़ी बड़ी बातों को फैला के आपके वोट लेना चाहते हैं। इसी तरह से रोजगार की बात करिए। जब 12 लाख पद खाली पड़े हैं तो आप सब तो बेरोजगार हो। क्या आप दिख नहीं रहे हो इस सरकार को? जहां जहां जाती हूँ मुझे तो दिखते हैं नौजवान। मैं हमेशा पूछती हूँ कि भाई रोजगार है, हमेशा वही जवाब मिलता है, नहीं है। सरकार को क्या 12 लाख नौजवान बेरोजगार दिखे नहीं कि वो पद भर सकती थी? नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? क्योंकि आपके हित में काम नहीं कर रहे। इसी तरह से महंगाई को लीजिए। कांग्रेस की सरकार ने कहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए के लिए खरीद रहे हैं आपसे धान गेहूं। हम कह रहे हैं कि भाई सरकार आएगी तो हम खरीदेंगे, आपकी मदद होगी, महंगाई का सामना कर सकते हो। पेट्रोल डीजल के दाम इतने चल रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार अगर आएगी, वो कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, अगर बढ़ेगी तो सब्सिडी करेंगे, सरकार देगी वो पैसे। सरकार कर सकती है। ये ऐसी चीजें नहीं है जो सरकार के मतलब दायरे से बाहर है। ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं कि इनका समाधान है, बशर्ते सरकार इनका समाधान करना चाहे। तो अगर आप जागरूक बनेंगे तभी ऐसी राजनीति आएगी आपके विधानसभा में, आपके प्रदेश में। आप जागरूक नहीं बनेंगे तो आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो जाएगा। कोई आके बड़ी बड़ी बातें कर देंगे धर्म की, आप गुमराह हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो इन्हीं को वोट देते थे। लेकिन आपका विकास नहीं होने वाला इससे।
आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, महंगाई कम नहीं होने वाली, किसानों को राहत नहीं मिलने वाली। ये तो आपने देख ही लिया है। 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। लड़ लड़ के हम विकास करवाते थे यहाँ जब भैया सांसद थे, लड़ लड़ के। जो केंद्र से करते थे हम यहाँ रुकवाया जाता था। रायबरेली में एम्स हमने खुलवाया, वो उसके बेड कम कर दिए हैं। यहाँ पे फूड पार्क बनना था, वो कहीं उठा के कहीं और ले गए हैं। कि आपके हित में काम नहीं करते। इनको सत्ता में रहना है, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, तो आपके पास आते ही नहीं है समस्याओं को पूछने के लिए। किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? दुनिया भर घूम आए। किसान, गन्ने किसान का बकाया 14,000 करोड़ है। आपके 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ के हैं। 2 हवाई जहाज, एक आदमी जाता है उनमें, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं। खरीदने की क्या जरूरत थी? गन्ने का बकाया ही आप खत्म कर देते। किसान कर्ज में डूब रहा है, आप कर्ज माफ नहीं कर रहे हो। वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज हजारों करोड़ कर्ज माफ हो गए। तो देश किसके लिए चल रहा है? उन्हीं लोगों के लिए चल रहा है। अब आप जागरूक होंगे, आप बदलाव लाएंगे, प्रदेश में ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके हित में काम करे, तभी तो काम होगा आपके लिए, तभी तो राजनीति बदलेगी, तभी तो सरकार जिस तरह से चल रही है उसकी नीतियां बदलेंगी। तो ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। शक्ति आप में है, मेरी बहनें आधी आबादी हैं। आपको कौन पूछता है? सारा बोझ आप उठाती हैं, समाज का बोझ, हर चीज का बोझ। आप खेत में जाती हैं काम करने, घर आती हैं तो लेट तो नहीं जाती, घर में खाना पकाती हैं, सबकी देखभाल करती हैं। कोई बीमार है उसकी देखभाल करती है, जानवर है घर में तो उनकी भी देखभाल आप कर, उनका भी देखभाल आप कर रही हो। लेकिन आपको पूछ कौन रहा है? इन्होंने सोचा है आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दे दिया, इनकी जिम्मेदारी खत्म, आप असुरक्षित हैं। आप अगर इधर से उधर जाना चाहते हैं तो भय होता है कि कल को कोई अत्याचार ना करे। जब अत्याचार होता है तो आप ही को जलील किया जाता है, जो पीड़िता है उसी को जलील किया जाता है। मैंने बार बार देखा है, मैं हर जगह गई हूँ, जहां जहां इस तरह के अत्याचार हुए सबसे पहले पीड़िता को जलील किया जाता है, उसके बाद उसके परिवार को धमकाया जाता है, FIR दर्ज नहीं होता, मदद होती अपराधी की। ये सरकार है। चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हम कर रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं। लीजिए अपना सिलेंडर रखिए, महिलाओं को सशक्त बनाइए, महिलाओं को शिक्षा दीजिए। आपकी बच्चियां हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, आप चाहते कि वो बड़ी होकर सशक्त बने, थोड़ी बहुत कमाई हो, रोजगार हो जाए, उनका भी भविष्य बने, वो भी अपने परिवार में ठीक तरह से हिस्सेदारी दें अपनी कमाई की, वो भी फूले फले। नहीं चाहती है ना? तो कोई अपने बच्चों की परवरिश इसलिए नहीं करता कि उसको एक बोरे राशन पर निर्भर बनाने के लिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। सब चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, रोजगार मिले, भविष्य बने, आगे जाके कोई अच्छी सी नौकरी मिली। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हम लोग कह रहे हैं हमारी सरकार अगर बनाओगे तो सबसे पहले तो हमने 3 विधान बनाए हैं। घोषणा पत्र कही है उनको, लेकिन वो है खाके। हमने खाका तैयार किया है कि हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, हम नौजवानों के लिए क्या करेंगे और हम प्रदेश की उन्नति के लिए क्या करेंगे। उसमें हम सबसे पहले कह रहे हैं कि किसानों के पूरे कर्ज माफ करेंगे। हमने पहले कर्ज माफ करके दिखाया। 72,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने माफ किए थे कर्ज, किसानों के, बड़े उद्योगपतियों के नहीं। तो हम कह रहे हैं फिर से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कितना संघर्ष कर रहे हो आप। हम कह रहे हैं कि जो बिजली की बड़ी बड़ी बिल आ रही हैं उनको हम आधा करेंगे, और जो दुकानदार, जो छोटे बिजनेस चलाने वाले, जिन्होंने कोरोना के समय बिजली के बिल भरे, उसका बकाया है, उस बकाये को हम साफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि गेहूं धान आपको 2500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। हम कह रहे हैं कि गन्ने के लिए 400 रुपए मिलेंगे। कह रहे हैं कि जो महंगाई है इसको घटाने का हम पूरा प्रयास करके दिखाएंगे आपको कि हम घटा सकते हैं।
महिलाओं के लिए कह रहे हैं, आप आज ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है, कोई सेहत की समस्या होती है, आप बात भी नहीं कर सकते उससे। हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए, हर अस्पताल में एक अलग कमरा, महिला डॉक्टर, महिला नर्स। हम कह रहे हैं कि 25% पुलिस में जो भर्ती होगी वो महिलाओं की होगी, ताकि आप पर अत्याचार हो तो आपको वहाँ पे पुलिस थाने में आपको महिला मिले जो आपकी मदद करे। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि 40% जितने भी सरकारी रोजगार हैं महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हों। एक गैस सिलेंडर देते हैं, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए, मुफ्त में मोबाइल फोन ले लीजिए जो छात्राएं हैं, क्योंकि ताकि ऑनलाइन पढ़ाई करें, शिक्षित हों। स्कूटी लें जो उससे ज्यादा आगे पढ़ना चाहती हैं, मुफ्त में मिलेगा ताकि आप सशक्त हो। हम कह रहे हैं कि आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की बहनें, आपका मानदेय 10,000 रुपए होना चाहिए, हम करके दिखाएंगे। नौजवानों के लिए एक पूरा खाका तैयार किया है। आज भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें कितने घोटाले होते हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है, हम इसे पारदर्शी बनाना चाहते हैं। हर भर्ती के लिए हम एक कैलेंडर बनाएंगे, उसमें जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन रिजल्ट आना है और जिस दिन नियुक्ति होगी, और उसके बीच परीक्षा लेने के बीच और नियुक्ति के बीच 6 महीने से ज्यादा नहीं होने देंगे। एक कानून लाएंगे हम कि अगर किसी ने इस कैलेंडर के साथ खिलवाड़ किया, किसी ने कोशिश की कि इसमें कुछ गड़बड़ करे, पेपर लीक कराया, पेपर रद्द करने की कोशिश हुई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से महिलाओं पर जब अत्याचार होगा, अगर 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं हुआ अपराधी के खिलाफ, तो उस पुलिस के अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन का कानून लाएंगे। तो हम ये सारी बातें कह रहे हैं, और हम इसके अलावा बहुत सारी और बातें कह रहे हैं। जैसे नौजवान, अगर आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी 1% उस पे ब्याज पे, 1% ब्याज पे आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास साधन नहीं है, कैसे शुरू करेंगे? आपके पास 5 लाख रुपए आ जाते हैं एकदम कम ब्याज पर, तो आप थोड़ा बहुत अपना बिजनेस शुरू करेंगे और आपका जीवन बनेगा। तो ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का लाभ होता है। अब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आके कहते हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जिनको हर चीज का संज्ञान होता है, उनके मंत्री कहते हैं कि अगर वो जीन्स पहन के एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाता है कि क्या हुआ, तुम जीन्स कैसे पहने? मैंने खुद सुना है। और सब कहते हैं कि मोदी जी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है। वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई बीमारी हो गई, कोविड हो गया, तो झटपट से चिट्ठी चली जाती है, मोदी जी को पता चल गया कि भैया वो बीमार है। और यहाँ किसान परेशान है, सालों से जूझ रहा है इस परेशानी से। हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को तमाम चिट्ठियां लिखी कि छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर। आप कह रहे हो कि आपको मालूम ही नहीं, और अब कह रहे हो अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो अब आपको हम मुआवजा देंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। आज तक तो 5 सालों में आपने कोई नए हवाई अड्डे नहीं बनाए उत्तर प्रदेश में। जो बने थे कांग्रेस ने बनाए, वो तो आपने अपने मित्रों को बेच डाले। आज तक नहीं बनाए थे, और चुनाव के 1 महीने पहले शिलान्यास शुरू, जेवर में शिलान्यास, खुशीनगर में शिलान्यास, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं कि हमने शिलान्यास किया है, यहाँ हवाई जहाज उतरेंगे। कौन जाने भाई 5 साल बाद वो भी नहीं बनेंगे। मैं गोरखपुर के हवाई अड्डे पे उतर रही थी, हवाई जहाज में बहस चल रही थी, किसी ने मुझे देखा नहीं, सामने पैसेंजर बात कर रहे थे। किसी ने कहा कि क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में? कोई और कह रहा था कि नहीं नहीं इन्होंने तो बहुत किया। तो किसी ने कहा क्या किया? मैंने कहा ये हवाई अड्डा और ये हवाई जहाज जिसमें तुम उड़ के गोरखपुर जा रहे हो, ये नहीं होता अगर हमने कुछ नहीं किया होता। ये लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया? अरे अगर 70 साल में BHEL, HCL, NTPC, रेल, ये सब नहीं बनाया होता
तो आप बेचते क्या? आप अपने उद्योगपति मित्रों को इतना अच्छा खासा मोटा खस्ता कैसे बनाते? अगर हमने कुछ नहीं बनाया होता आप बेच नहीं पाते उसको। तो ये सब हवा में बातें होती हैं। 2000 करोड़ के विज्ञापन बन रहे हैं। आपको मालूम है कितना एक पृष्ठ अखबार में, एक पृष्ठ एक दिन जो विज्ञापन लगता है वो कितने लाखों का लगता है? किसका पैसा है? किसका है? हाँ, सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा किसका होता है? तो क्यों खर्चा जा रहा है इस तरह? सरकार का पैसा, जनता का पैसा, जनता को सिखाने के लिए कि हमने तुम्हें खुशहाल बना दिया है, विकास ले आए हैं, हजारों लखपति बना दिए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हजारों लखपति बन गए। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई भैया, मुझे आज तक लखपति सिर्फ उनके मंच में मिल रहे हैं। मैं तो हर जिले में गई हूँ, मैं पूछती हूँ भाई सरकार ने किया है, आपको लखपति बनाया है, आपको क्या दिया? जवाब यही मिलता है, दीदी कुछ नहीं किया, दीदी हम तो और भी गरीब हो रहे हैं, दीदी नौकरी नहीं है, दीदी बच्चों को पढ़ाया और रोजगार नहीं मिल रहा, दीदी महंगाई इतनी है कि हम कुछ खरीद नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका काम जमीन पे कुछ नहीं है। और ये बातें इसलिए करते हैं कि आपको चुनाव के समय गुमराह करके ये वोट लें, सत्ता में रहें, यही फूले फूले। तो आप समझ लीजिए, आपसे ज्यादा विवेक किसमें है? आप सबसे समझदार हैं। इन परेशानियों से तो आप जूझ रहे हैं। रोज सुबह उठ के आप सोचते हैं कि आज अगर मैं काम पे नहीं गया, आज मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, तो घर में कोई भूखा रह जाएगा। ये लोग तो सोचते नहीं है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं कि आपकी समस्याएं क्या है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने 70 लाख रोजगार कहा था लेकिन 4 लाख ही बना पाए। खुद कह रहे हैं। तब आपके सामने सब सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। वोट देने के दिन कांग्रेस पार्टी को जब आप चुनेंगे तो आपको ऐसी राजनीति, ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी समस्याओं को समझती हो। आप दुख में होते हो, पीड़ा में होते हो, कांग्रेस के नेता आते हैं। यहाँ भैया सांसद नहीं रहे, लेकिन कोविड के समय, लॉकडाउन के समय मैं आपको बता सकती हूँ कि सूरत से, बंबई से, असम से, बंगाल से हमें फोन आए, भैया को फोन आए कि भैया हमें मदद करो, हम फंसे हुए हैं, हमारे पास खाना नहीं है, पीने को नहीं है, 1 दिन का खाना बचता है, हमें बचाओ, हमें घर ले जाओ। भैया को आए, आपकी सांसद को नहीं आए। और कांग्रेस पार्टी ने आपको मदद किया, तमाम लोगों को घर लाए, ट्रेनों से, बसों से। हम बस लगवाना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। हमने यहाँ तक चिट्ठी लेके कहा कि आप इन बसों पर कमल का फूल लगा दीजिए, मोदी जी और योगी जी के चेहरे चेप दीजिए, लेकिन लोगों की मदद कर लीजिए, हमें इसका कोई श्रेय नहीं चाहिए, ले लीजिए ये बस। फिर भी नहीं लिए। यहाँ हम ऑक्सीजन की टंकी अमेठी रायबरेली भेज रहे थे, उस ऑक्सीजन की टंकी को भी वापस किया। लड़ लड़ के डीएम साहब से हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे आपके लिए, क्योंकि जब आप संकट में होते हैं तो हमें संकट होता है, जब आपको दुख होता है हमें दुख होता है, जब आप पीड़ा में होते हैं हमें पीड़ा होती है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप जानते हैं मेरे परिवार को, पुश्तों से जानते हैं। यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ 20 सालों काम किया है। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी किस तरह से यहाँ आते थे आपके संकट को सुनने के लिए। जानते हैं कि जब वो पहले यहाँ आए तो सारी जमीन ऊसर पड़ी हुई थी। मैं आज हेलीकॉप्टर से देख रही थी, हरी हरी जमीन, और मैं सोच रही थी जब पहली बार आई तो सारी सफेद होती थी। यहाँ इतने कारखाने लगे, काम हुआ क्योंकि काम करने का मन था। आपके हित में हम समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी है। आपके दुख को बांटते थे, आपके सुख को बांटते थे। इसीलिए समझदारी से अपना वोट दीजिए। देखिए, हम तो लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे आपके लिए। आप जो भी निर्णय लें, आज भी यहाँ खड़े हैं, जो भी निर्णय लें हम लड़ते रहेंगे, हम आते रहेंगे। आप चाहे भी नहीं तब भी हम आते रहेंगे आपके दुख में। लेकिन वोट आपने गलत दे दिया,
ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो सिर्फ आपको गुमराह करना चाहते हैं, तो नुकसान आपका होगा। फिर 5 साल बीतेंगे, फिर सरकार कुछ नहीं करेगी आपके लिए, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। तो समझदारी इसी बात में है कि जो पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है, जो आपकी समस्याओं की बात करती है, जो आपके मुद्दों के लिए लड़ती है, आपके मुद्दों को उठाती है, उसी पार्टी को आप अपना वोट दीजिए। बाकी सारों को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, एक कान से निकालिए दूसरे, एक कान से अंदर दूसरे से बाहर। हमारी घोषणाएं ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्या करना चाहते हैं, और उन्हीं के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, अपने भविष्य मजबूत बनाने के आधार पर अपना वोट डालिए। यही आग्रह करने के लिए मैं यहाँ आई थी। फतेह बहादुर को भारी से भारी बहुमत से जिताओ। इनकी जीत में आप ही की जीत है। बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी फतेह बहादुर, प्रियंका गांधी फतेह बहादुर, प्रियंका गांधी दीपक सिंह, प्रियंका गांधी के शर्मा जी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, मैं आपका प्रणाम करता हूं। और 27 तारीख को सुबह ही 7 बजे से ही लाइन लगा करके कांग्रेस प्रत्याशी भाई फतेह बहादुर जी को भारी बहुमत से जिताएं, यही हमारा